Good morning 12th class. This is Lakshmi Tanwar and today we are doing our new topic that is cancer. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कैंसर. तो कैंसर के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत सारे अपने इसके केसेस भी देखे होंगे अपने आसपास कि कैंसर में क्या होता है. एक बहुत बड़ी एक मोटा आउटग्रोथ निकलता है बॉडी से. आउटग्रोथ एक ऐसा होता है कि वो फट जाता है. ब्लड कैंसर के केस भी आपने देखे होंगे. ब्लड कैंसर के केस में कहते हैं ना, सलमान खान को तो ब्लड कैंसर है, उसका ब्लड फिल्टर होता है हर महीने में, हर वीक में. सब कुछ अफवाह फैली हुई हैं. मुझे तो नहीं पता खैर उसको है या नहीं, लेकिन हम देखेंगे आज कैंसर. कैंसर क्या है? एक बहुत ही ड्रीडेड डिजीज़ है, ख़तरनाक डिजीज़ है और जिसका मेजर कॉज है डेथ. मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब. मतलब दुनिया में बड़ी अमाउंट में, बड़ी मात्रा में कैंसर की वजह से मौतें होती हैं. 1 मिलियन पीपल्स इंडियन भी ऐसे हैं जिनको कैंसर है. मतलब कैंसर के बहुत सारे मरीज़ भारत में भी पाए जाते हैं एनुअली, और हर साल मर जाते हैं. 1 मिलियन पीपल की मौत कैसे हो जाती है? कैंसर से हो जाती है. मैकेनिज्म दैट अंडरलाई डेवलपमेंट ऑफ कैंसर और ऑर्गोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल अंडरलाई डेवलपमेंट ऑफ कैंसर. मतलब आपको मतलब कैसे लगता है कि कैंसर होता कैसे है, कैसे फैलता हो कैसे जाता है कि एक नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में, मतलब ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल का मतलब है कि एक नॉर्मल सेल ऑन्कोजेनिक सेल में, कैंसरस सेल में कैसे ट्रांसफ़र हो जाती है. ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल हैव बी सम ऑफ द मोस्ट इंटेंस एरियाज ऑफ द रिसर्च ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन. इसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही कुछ ही इंटेंस एरियाज़ हैं जहाँ पर इनका ट्रीटमेंट किया जाता है. तो आगे देखेंगे कि कैंसर है क्या और इसका कैसे ये फैलता है बॉडी में. देखिए, इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन इज़ हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड. हमारी बॉडी में सेल की ग्रोथ, कुछ क्लीन नहीं आ रहा ना, हाँ, हमारी बॉडी में किसी भी सेल की ग्रोथ और उसका डिफरेंशिएशन मतलब डिवीज़न बहुत ही हाईली कंट्रोल्ड होता है. मतलब ऐसा नहीं है कि सेल हमेशा ग्रोथ करती रहें, सेल हमेशा डिवाइड करती रहें. अगर सेल हमेशा ग्रोथ करती रहेंगी तो उनका साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा, और अगर डिवाइड करती रहेंगी तो हमारी बॉडी भी पता नहीं कहाँ से कहाँ क्या बन जाएगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा. अगर सेल हमेशा ग्रोथ करती रहें और डिवाइड करती रहें तो हाईली रेगुलेटेड होती हैं. इन कैंसर सेल्स देयर इज़ ब्रेकडाउन ऑफ दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म. लेकिन जो कैंसरस सेल्स होती हैं उनके अंदर ये मैकेनिज्म नहीं होता, वो ब्रेक डाउन हो जाता है. ये वाली मैकेनिज्म उसमें ब्रेक डाउन हो जाता है. एक कैंसर सेल्स का रेगुलेशन ग्रोथ पर और डिफरेंशिएशन मतलब डिवीज़न में और ग्रोथ में उसका कोई कंट्रोल नहीं होता. वो कितना भी डिवाइड कर सकती है और कितना भी साइज में ग्रोथ कर सकती है. नॉर्मल सेल शो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी क्या है कि आपको लगे, मान लीजिए कहीं पे एक मल्ज हो गया, एक घाव हो गया, वाउंड हो जाता है. उस घाव में मतलब एक छेद हो गया, गड्ढा हो गया है, तो उसमें जितना स्पेस होगा उतनी सेल्स वहाँ पे बनेंगी. ऐसा नहीं कि सेल बनती जाएंगी. जितना स्पेस होगा उतनी सेल्स बनेगी. जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊँ तो देखिए कि 1 सेल है, 2 सेल है, 3 सेल है, और मान लीजिए यहाँ पर आपको ये वाउंड हो गया, यहाँ पर ये सेल्स आपकी डैमेज हो चुकी हैं. ठीक है, तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये सेल्स कब तक डिवाइड करेंगी, ये जब तक डिवाइड करेंगी जब तक ये वाला स्पेस फिल नहीं हो जाता. अब उन्हें पता कैसे चलेगा ये वाला स्पेस फिल हो गया? उन्हें पता चलेगा एक दूसरे के कॉन्टैक्ट से. उन्हें पता चलेगा कि जैसे सेल एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगी तो इसे कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कि इसका मतलब स्पेस फिल हो चुका है, अब उन्हें दोबारा से और डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है. इस प्रॉपर्टी को कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं और ये हमारी नॉर्मल बॉडी सेल्स में होती है. लेकिन जो कैंसरस सेल्स होती हैं वो अपनी इस प्रॉपर्टी का लॉस कर चुकी होती हैं. जो नॉर्मल सेल जब इस प्रॉपर्टी का लॉस करते हैं तो वो ऑन्कोजेंस में या फिर कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. As a result of this, cancerous cells just continue to divide, giving rise to masses of the cell called tumor. और इस तरह से वो सेल्स जब डिवाइड करने की प्रॉपर्टी को खो देती है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को खो देती हैं, लॉस कर देती हैं, तो वो डिवीज़न करती रहती हैं. उन्हें नहीं पता होता कि हमें डिवाइड नहीं करना, तो वो डिवाइड करती रहेंगी. और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइड करेंगी तो एक आउट ग्रोथ निकल आएगी. जिस भी रीज़न पर वो डिवीज़न करेंगी तो एक आउट ग्रोथ निकल आएगी. उस आउट ग्रोथ को आप क्या कह दोगे? ट्यूमर्स कह देंगे, या फिर मास ऑफ सेल वहाँ पर बन जाएगा, जिसे आप क्या कह दोगे? ट्यूमर कह दोगे.
अब ट्यूमर भी दो टाइप का होता है भाई, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर क्या होता है कि जो ट्यूमर सिर्फ एक ही जगह पर रहता है, मतलब एक ही पार्ट पर होता है, जिसे रिमूव कर दिया जाए तो उसे बिनाइन ट्यूमर कहेंगे आप। देखो, रिमेन कन्फाइंड और ओरिजिनल लोकेशन एंड डू नॉट स्प्रे द अदर पार्ट, मतलब एक पार्ट पर ही रहेगा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर नहीं ट्रांसफ़र होगा और उसे इजीली रिमूव कर दिया जाता है और वो अदर पार्ट्स में होता भी नहीं है। तो ये तो ट्यूमर बहुत अच्छा वाला है कि एक बार किसी को हो जाए तो उसे रिमूव कर दिया जाता है और वो बंदा ठीक रह सकता है बिनाइन ट्यूमर में। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर कैसा है? मैलिग्नेंट ट्यूमर एक ऐसा ट्यूमर है कि ये मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स, इसकी जो सेल्स होती हैं ट्यूमर की सेल्स, वो मल्टीपल डिवीज़न करती है, प्रोलिफरेट करती रहती है, अपना नंबर बढ़ाती रहती हैं, कॉल्ड नियोप्लास्टिक और कैंसर सेल्स। इनकी जो सेल्स होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन सेल को कहते हैं नियोप्लास्टिक सेल्स या फिर कैंसर सेल्स कहते हैं। ये बहुत ही जल्दी ग्रो करती हैं और इन्वेट और डैमेज कॉज करती हैं सराउंडिंग नॉर्मल सेल्स में, उसके आसपास की सेल को डैमेज कर देती हैं। और एज दी सेल्स एक्टिवली डिवाइड और ग्रो, ये जो सेल्स होती हैं वो बहुत जल्दी डिवाइड करती हैं और ग्रोथ करती हैं। ऑल्सो स्टार्व द नॉर्मल सेल्स, तो नॉर्मल सेल्स को स्टार्व कर देती हैं। स्टार्व का मतलब माल न्यूट्रिशन, जिनको न्यूट्रिशन कम मिल पाता हो। बाई कम्पीटिंग फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि जितना भी हम खाते पीते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स कैंसर सेल्स ले लेती हैं, क्योंकि वो जल्दी से डिवाइड कर रही होती हैं, जल्दी से ग्रोथ कर रही होती हैं, तो नॉर्मल सेल को उतना अपना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो डेड होने लगती हैं। ठीक है, तो उसके बाद सेल्स स्लफ्ड फ्रॉम सच ट्यूमर रीच डिस्टेंट साइट्स थ्रू ब्लड एंड वेदर दे गेट लॉस्ट इन द बॉडी। उसके बाद धीरे धीरे इनका अमाउंट बढ़ता चला जाता है और सेल्स लफ्ड, और ये ऐसे इस ट्यूमर से निकल के बॉडी के ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाती है और ब्लड के थ्रू आउट द बॉडी पहुंच जाती है। और जिस जिस पार्ट में ये जाकर इकट्ठी होती हैं और जहाँ जहाँ ये डिवाइड करती हैं, जहाँ ये लॉज होती हैं, स्टार्ट अ न्यू ट्यूमर, वहाँ पर एक नया ट्यूमर बनना स्टार्ट हो जाता है। दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड मेटास्टेसिस। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस कहते हैं। मेटास्टेसिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल्स which can be transferred from one place to another. If you remove one malignant tumor, it will be raised on other part. मतलब अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर को आप एक पार्ट से निकलवा देते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे पार्ट पर भी निकल जाएगा। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है। कॉज ऑफ कैंसर, कैंसर का कारण क्या है, कैंसर होता क्यों है? इसके भाई 3 कारण है। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, जिन्हें जो कैंसर कॉज करते हैं। तो भाई इनमें अगर देखें तो इन एजेंट्स को क्या कहते हैं भाई? फिजिकल, केमिकल और फिजिकल एजेंट्स को कार्सिनोजेंस कहते हैं। कार्सिनोजेंस आर द एजेंट्स ऑफ कॉजिंग कैंसर। जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं उनको हम कार्सिनोजेंस कहते हैं। अब देखिए कैंसर के फिजिकल एजेंट्स कौन से? फिजिकल एजेंट की अगर हम बात करें तो रेज आ जाती हैं इसमें, एक्स रेज, गामा रेज जो कि आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं, और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूवी रेज। एक्स रेज, गामा रेज और यूवी रेडिएशंस डीएनए को डैमेज कर देती हैं, जिससे वो कैंसरस सेल्स में नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। नॉर्मल सेल कन्वर्टेड इनटू नियोप्लास्टिक सेल्स या फिर कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। उसके बाद केमिकल कार्सिनोजेंस की अगर हम बात करें तो तंबाकू खाने वाले इंसान को लंग कैंसर हो जाता है, ये आपका केमिकल एजेंट है। अगर आप कैंसर कॉजिंग वायरसेस की बात करें तो कुछ बायोलॉजिकल है ये भाई। बायोलॉजिकल एजेंट का नाम क्या? वायरस, ऑन्कोजेनिक वायरस, कैंसर कॉज करने वाला एक वायरस जिसके अंदर जो जीन होता है उसे कहते हैं वायरल ऑन्कोजीन। जिसके अंदर जो कैंसर कॉज करने वाला जीन है उसे क्या कहेंगे? ऑन्कोजीन कहेंगे, वायरल ऑन्कोजीन कहेंगे। फर्दरमोर कुछ सेवरल जीन्स कॉल्ड सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स और प्रोटो ऑन्कोजीन्स। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ मैं आपको कि ये भी बायोलॉजिकल एजेंट में आएगा कि हमारी बॉडी की हर नॉर्मल सेल में कुछ सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स मतलब कुछ कैंसरस जीन्स प्रेजेंट होती हैं। हर सेल में कुछ कैंसरस जीन्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें सी ऑन्को या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन्स या फिर सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स कहते हैं। जो एक्टिवेट हो जाएं तो कैंसर हो जाता है। जो हमारी सेल में अगर एक्टिवेट हो जाए, इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं ये, अगर वो एक्टिव हो जाए ना तो उन्हें क्या कहेंगे हम?
वो कैंसर कॉज कर देती हैं, लेकिन उनके एक्टिवेशन के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ स्पेशल कंडीशंस में ही एक्टिवेट होते हैं, जैसे एक्स रेज की प्रेजेंसी में, यूवी रेज की प्रेजेंसी में, गामा रेज की प्रेजेंसी में ही वो एक्टिवेट होती हैं। कुड लीड टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, और वो नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट कर देती हैं। उसके बाद कैंसर का डिटेक्शन कैसे किया जा सकता है? कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए सिंपल सी थेरेपी है भैया, एक टिश्यू को कट करो, ट्यूमर के टिश्यू को कट करो, कट के उसका थिन स्लाइस बनाओ, थिन स्लाइस को माइक्रोस्कोप में देखो कि जो कैंसरस सेल्स हैं वो कितनी तेज़ी से डिवाइड कर रही हैं, क्या उसमें डिवीज़न हो रहा है। ठीक है, तो इस टेक्नोलॉजी को बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ कहते हैं। इन टेक्नोलॉजीज़ को क्या कहेंगे? बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ कहते हैं। इसमें टिश्यू को काट के ब्लड में, बोन मैरो के टिश्यू को या फिर टिश्यू को काट में क्या देखा जा सकता है? इंक्रीज द सेल काउंट इन द केस ऑफ ल्यूकेमियाज। सॉरी, बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजी में तो टिश्यू कट किया जाता है, लेकिन ब्लड, बोन मैरो, ब्लड कैंसर, बोन मैरो कैंसर या फिर टिश्यू कैंसर में आप क्या ब्लड कैंसर और बोन मैरो कैंसर में क्या देखते हैं आप? इंक्रीज द सेल काउंट, मतलब 1 मिनट में कितने नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म हो रहे हैं वो देखते हैं आप, कि ब्लड में आरबीसीज का अमाउंट कितना है, डब्ल्यूबीसीज का अमाउंट कितना है। अगर उनका अमाउंट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है तो इसका मतलब आपको क्या है? ब्लड कैंसर है, जिसे हम ल्यूकोमियाज कहते हैं। ठीक है, बायोप्सी वही एक टिश्यू को कट किया जाता है थिन सेक्शन में, उसके बाद उसे माइक्रोस्कोप में एग्जामाइन किया जाता है। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी मतलब टिश्यू की स्टडी की जाती है। एक टेक्निक का नाम है रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी में एक्सरेज का यूज़ किया जाता है, सीटी, कंप्यूटर टोमोग्राफी यूज़, देखो और भी टेक्निक ऐसी है। रेडियोग्राफी, जिसे आप रेडियोग्राफी, सीटी और एमआरआई करके भी क्या किया जा सकता है? कैंसर को डिटेक्ट किया जा सकता है। इसमें क्या होता है? एक्सरेज को यूज़ करके, इन तीनों टेक्निक में एक्सरेज को इसमें तो एक्सरेज यूज़ किया जाता है, उसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखा जाता है। सीटी में, कंप्यूटर टोमोग्राफी में देखो यहाँ पर दे रखा है, टोमोग्राफी यूजेज एक्सरेज यूज़ करते हैं, 3 डायमेंशनल इमेज, इंटरनल इमेज को देखते हैं। लेकिन एमआरआई में इनकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना भाई, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं, और जिसमें नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन मतलब यूवी रेडिएशंस की प्रेजेंसी में एक्यूरेट डिटेक्शन किया जाता है। फिजियोलॉजिकल चेंज मतलब नॉर्मल सेल्स को यूवी रेडिएशंस की प्रेजेंसी में देखा जाता है कि वो कितने रेट से डिवाइड करते हैं। अगर यूवी रेडिएशंस की प्रेजेंस में वो हाईली डिवाइड करती है तो इसका मतलब वो कैंसर है। एंटीबॉडीज़, अब यहाँ पर बात आती है कि कुछ एंटीबॉडीज़ के बेस पर भी हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो, जैसे वायरस से कुछ एंटीजन्स जो कैंसर कॉज करते हैं, जैसे कि वायरस की बात हो गई, तो उनके अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज़ बनती हैं, तो उन एंटीबॉडीज़ को अगर बॉडी में डिटेक्ट किया जाए तो आपको क्या है? कैंसर है। कुछ टेक्निक ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी, कुछ मॉलिकुलर बायोलॉजी की टेक्निक हैं जिनसे भी हम कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं कार्सिनोजेंस। भाई आपको पता है मैलिग्नेंट ट्यूमर को रिमूव कराया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, और आपको जो कौन सा ट्यूमर है, बेनाइन ट्यूमर को इजीली रिमूव किया जा सकता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? अब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? भाई ट्रीटमेंट इसका सर्जरी है, रेडिएशन थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी है। सिंपल सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी से ही इसको ठीक किया जा सकता है। रेडियोथेरेपी, ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड लीदली। रेडियोथेरेपी में मतलब रेडिएशंस के द्वारा कैंसर सेल्स को लीदल कर दिया जाता है, किल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। प्रॉपर केयर की जाती है नॉर्मल सेल्स की। उसके बाद कीमोथेरेपी में क्या किया जाता है? कैंसर सेल्स को किल कर दिया जाता है बाय यूजिंग कुछ ड्रग्स। बाय मतलब केमिकल का मतलब आपको पता है, कीमोथेरेपी का मतलब कुछ केमिकल्स दिए जाएंगे कैंसर सेल्स को किल करने के लिए। कीमोथेरेपी के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि इसमें हेयर लॉस हो जाते हैं, एनीमिया हो जाता है। आपने देखा भी होगा कि जिसकी कैंसर की कीमोथेरेपी हुई होती है उसके बाल उड़ जाते हैं, बाल ख़त्म हो जाते हैं। मोस्ट कैंसरस को ट्रीट किया जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, मतलब कुछ सर्जरी ऐसे भी, कुछ ट्रीटमेंट ऐसे भी किए जाते हैं जिसमें तीनों चीज़ की जाती हैं, कीमोथेरेपी भी, रेडियोथेरेपी भी और सर्जरी भी। मतलब सर्जरी भी होगी जिससे कॉम्बिनेशन होता है, सर्जरी भी होगी, थेरेपी भी होगी, कीमोथेरेपी भी होगी। ठीक है। ट्यूमर सेल्स हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम। देखा गया है कि जो इम्यून सेल्स होती हैं हमारी, वो कैंसरस सेल्स को डिटेक्ट नहीं कर पाती हैं और ना ही उन्हें डिस्ट्रक्ट कर पाती हैं, मतलब उन्हें डिटेक्ट करने में और डिस्ट्रक्ट करने में असमर्थ होती हैं, वो इग्नोर करती हैं, अवॉइड करती हैं।
उसके बाद अगर पेशेंट को जैसे कैंसर से बचने के लिए क्या दिया जाता है, कैंसर से बचने के लिए कैंसर एक रेस्पॉन्स मॉडिफायर दिया जाता है, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर, जिसका नाम है अल्फा इंटरफेरोन। ये अल्फा इंटरफेरोन का मतलब है कि अगर वायरस से डिजीज़ फैली है, ये कैंसर वायरस से हुआ है, तो अदर सेल्स को वो उस एंटीवायरल जनरेट कर देता है, उसमें एंटीवायरल बना देता है उनको, तो वो जो अदर सेल नॉर्मल सेल्स है वो कैंसर सेल्स में कन्वर्ट नहीं होंगी। कैंसर आपका हो चुका है कंप्लीट, और कल नेक्स्ट वीडियोस में हम आपका देखेंगे ड्रग्स। नोट्स मैं आपको कंप्लीट सेंड कर दूंगी, सारे नोट्स आप बना लेंगे। कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि होमवर्क नहीं सेंड हो रहा है, मतलब हम नहीं बनाए, क्लास में जाके कराया जाएगा। क्लास का बिल्कुल वेट ना करें, हर एक बच्चा अपना नोट्स कंप्लीट करे। सभी बच्चे के नोट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। क्लास में बिल्कुल टाइम नहीं दिया जाएगा, स्कूल में बिल्कुल टाइम नहीं दिया जाएगा इस चीज़ के लिए आपको। थैंक यू सो मच। वीडियोज़ को लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें कि आगे कोई वीडियो बनेगी तो आपके पास ऑटोमेटिकली पहुँच जाएगी। थैंक यू।